गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफिकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना, तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनकी कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, बच्चों के लिए देखें, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूं, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा, अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या इस हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। अब जो भी पेमेंट करो आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट दैट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। ये अप्लीकेबल नहीं होगा ये 6th शेड्यूल वाला रीजन में और इनर लाइन परमिट वाला रीजन में। इनर लाइन परमिट वाला जो सिस्टम है कब से हुआ, ये इसके लिए अंग्रेज के ज़माने में ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 उस समय ही रूल आया था, उसके जरिए परमिट इनर लाइन वाला सिस्टम आया था, उसको मैं आगे बताऊंगा। AMTM ये रीजन जानते हो, 6th शेड्यूल में आती है। अब है चलते हैं हम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के बारे में। देखो अब मैं यहाँ बता दूं कि देखो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर, अंग्रेजों ने क्या है कि फर्स्ट इनका वार हुआ एंग्लो बर्मीज वार 1824-26 में। लॉर्ड एम हर्स्ट, AMHERST, एम हर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय थे 1824। उसके बाद आए कौन, विलियम बेंटिंग। लॉर्ड एम हर्स्ट, वहां हुआ फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार। सेकंड एंग्लो बर्मीज वार में लॉर्ड बर्मा को कैप्चर कर दिया गया, क्योंकि देखो जब ये बर्मा को कैप्चर किया गया उस समय बर्मा के पार्ट को, उसमें असम को भी लोगों ने कैप्चर कर लिया, पास ही का रीजन था, ठीक। सेकंड एंग्लो बर्मीज वार हुआ 1852 में, उसमें डलहौजी का पीरियड था, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड बर्मा को कैप्चर किया, पेगू नाम का जगह है, रीजन है उसको। थर्ड एंग्लो वार कब हुआ, जब कांग्रेस का इस्टेब्लिश हुआ 1985, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1950 से 86 के टाइम में लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल, उस समय पूरे थर्ड एंग्लो बर्मीज वार में पूरे बर्मा को कैप्चर कर लिया गया, ठीक है। ये पहला जब एंग्लो बर्मीज वार हुआ तो आसाम को कैप्चर कर लिया इन्होंने, साथ में हुआ 1824 के टाइम में। सेकंड का टाइम क्या है 1852 डलहौजी के टाइम में। थर्ड है 1850। तो ये रूल बना 50 यानी सेकंड बर्मा वार के बाद, थर्ड से पहले। तो जब उस रीजन को कैप्चर कर लिया तो ट्राइबल पीपल बहुत ज्यादा थे, उनकी डिमांड, साथ में बहुत सारे ये था कि ट्रेवलर जाएंगे, टूरिस्ट जाएंगे तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा इकोनॉमिकली, उनके कल्चर को डिस्टर्ब, ट्रेडिशन को, उनको वोकेशन को, उनका अपना कस्टम को, सब स्पेशल प्रोविजन ऑफ ये बताया था नागालैंड का, मिजोरम में ये सब वर्डिंग इस्तेमाल होता है। उनको प्रिजर्व करने के लिए कहीं न कहीं लोग यहाँ उनका अतिक्रमण ना हो जाए, इन द सेंस एक्सप्लॉइटेशन ना हो जाए, उनके लिए एक परमिट सिस्टम, एक इनर लाइन सिस्टम बना दिया गया। इस रीजन में उधर जाने के लिए, उनके रीजन में जाने के लिए हर कोई नहीं जा सकता, उनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उस समय से ये सब चला गया। बाद में हमने और मॉडिफाई किया इनर लाइन परमिट सिस्टम हमने बाद में फिर लाया। उस स्टेट गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, या जहाँ भी आप कोई इंडिया में डेजिग्नेटेड ऑफिस है, फॉरेन रीजनल ऑफिस है, FRO, तो वहाँ आपको परमिशन लेना पड़ेगा, इंडियन को भी, विदेशी को भी। विदेशी के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट प्रोविजन हो गए। और जब अंग्रेज ने लाया तो यहाँ तक ये लाया कि हाँ, हम अंग्रेज को भी वहाँ जाने के लिए, या और इंडियन को भी जाने के लिए, और कुछ और बाहर के लोग को भी जाने के लिए आसानी से वहाँ नहीं जाएंगे, उनके लिए भी परमिशन का सिस्टम लाया गया, नियम रेगुलेट किए गए उस समय। तो इसमें मैं ये सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 वाज इंस्टीट्यूटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश फर्स्ट इंटर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये एंग्लो बर्मीज वार हुआ। अंडर दिस रेगुलेशन एन इनर लाइन वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट अथॉरिटी फॉर लिमिटिंग द मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ इंडिजिनस ट्राइब्स। वहाँ के कह सकते हो इंडिजिनस मतलब आप बोल सकते हो जिसको लोकल ट्राइब्स कहो, और हिंदी में क्या बोला जाएगा, इंडिजिनस पीपल, वहाँ के
क्या होगा हिंदी में बताओ यार। इंडिजीनियस का मतलब क्या हो सकता है यार, छोड़ो, मैंने मतलब ऐसे समझा देना। इंडिजिनस मतलब उस एरिया से लोकल लोग वहां के अंदर, हिंदी मुझे वर्डिंग वो ध्यान में नहीं आ रही है, तो उनको इंडिजिनस कहा गया, उस रीजन स्पेसिफिक पर्सन को। तो उनके उस ट्राइब के लिए रेगुलेशन प्रोहिबिटेड द ब्रिटिश सब्जेक्ट, ब्रिटिश का सब्जेक्ट और इंडियन फ्रॉम एंटरिंग इनटू द प्रोटेक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, इसको मना कर दिया गया। एट प्रेजेंट इट अप्लाई इन द प्रेजेंट डे, अभी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, अरुणाचल प्रदेश में है ये सिस्टम, नागालैंड में है एंड मिजोरम में। मिजोरम कहाँ, मीडियन मैप में देखोगे सबसे नीचे, अरुणाचल तो ऊपर में है ही, और नागालैंड कहाँ है, अरुणाचल सबसे नीचे मिजोरम के बाद मणिपुर, उसके ऊपर थोड़ा नागालैंड, अरुणाचल के सटे हुए नागालैंड और सबसे नीचे आ गया मिजोरम। ये 3 रीजन में अभी भी परमिट सिस्टम वाला, ये मतलब इनर लाइन प्रोटेक्टेड जो रीजन है वो है। अब इसके बाद आता है इनर लाइन परमिट, ये हम लोगों के बाद कब हुआ ये देखें। इज एन ऑफ सूट ऑफ द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन क्यों कहा गया, बंगाल एक बहुत बड़ा रीजन था और उसको ईस्टर्न फ्रंटियर माना गया, जो असम वाले जो वो सब रीजन थे, इसलिए इसको बोला गया बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। बाय विच एन इनर लाइन वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रैवल एरिया, इनर लाइन बना दिया गया था, रिस्ट्रिक्शन कर दिए गए थे अंग्रेजों के टाइम में। इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट issued by the government which allows travel into protected or restricted area for certain period of time। तो उसमें तो बिल्कुल मना कर दिया गया था, इसमें इनर लाइन पीरियड में है कि कुछ पीरियड के लिए ही आप जाओगे, उसके लिए परमिट लोगे, ये ऐसा सिस्टम है। अब देखो, द इनफ्लक्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट इनटू वन ऑफ द मेजर रीजन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ परमिट सिस्टम। मतलब बहुत सारे लोग उधर जाना शुरू कर दिए गए, इसलिए परमिट सिस्टम लाया गया। अदर रीजन जो है मैंने बताया, उनका कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन, वोकेशन, ये उनका आप कह सकते हो सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस का जिस तरीका है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए कैन बी अवेल बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन टूरिस्ट, मतलब इंडिया के टूरिस्ट और हम बाहर के टूरिस्ट विदेशी। ओनली डिफरेंस इज द प्रोसीजर टू अवेल द सेम, मतलब इंडिया के लिए थोड़ा परमिट जो मिल सकती है थोड़ा इजी वे में, फॉरनर के लिए कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, कम पीरियड के लिए जाओगे, इसी पीरियड में सिर्फ जाओगे, इतना दिन में वापस आना है, सिर्फ ये एक्टिविटी ही कर सकते हो, फोटो ही ले सकते हो, ये इस रीजन में भी पार्टिकुलर इसी में जा सकते हो, ऐसा ऐसा। अब देखो, बिफोर द एनएक्टमेंट, ये मैंने क्या इनर लाइन परमिट, अब है बिफोर द इनएक्टमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, माइग्रेंट बिलोंगिंग टू दिस ये इस कम्युनिटी को इस कंट्री से हो इंटर इनटू इंडिया विदाउट वैलिड पासपोर्ट एंड द ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और इफ दैट वैलिडिटी ऑफ द पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट हैड एक्सपायर्ड वर रिगार्डेड एज इलीगल माइग्रेंट। तो इससे पहले उनको इलीगल माइग्रेंट माना जा रहा था, उन पर प्रोसीडिंग भी, केस मुकदमा भी चल रहा था। एंड वर्ड इनएलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इंडियन सिटीजनशिप, मुकदमा ये सब चल रहा है, तो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल, मतलब आप कह सकते हो कि वो योग्य नहीं थे अंडर द प्रोविजन रजिस्टर्ड और नेचुरलाइजेशन, या तो रजिस्ट्रेशन के जरिए और नेचुरलाइजेशन के जरिए, और इस एक्ट के जरिए सिटीजनशिप एक्ट 95 के जरिए, के जरिए वो अप्लाई कर ही नहीं सकते थे। तो वो एक्ट आया, अमेंडमेंट हुआ, मतलब तो उसके जरिए वो अप्लाई करने के लायक भी हो गए। ये है इसमें उस एक्ट का, मतलब उस अमेंडमेंट का 2019 एक्ट का सिग्निफिकेंस। अब ये ट्राइबल रीजन जो है फिफ्थ 6th शेड्यूल में जो आपको मैंने बताया, तो मैंने आपको शायद गारो खासी जयंती बताया था, मिजोरम में चकमा माड़ी लाई बताया था, त्रिपुरा में एक ही है, और आपको असम में मैंने बताया था कांगली एंगलोंग बोडो। देखो असम का कहाँ गया, इधर होगा, असम का दीमा हसाओ को नॉर्थ कच्चर रीजन पहले बोला जाता था, इसको दीमा हसाओ बोला गया है। दीमा हसाओ, कार्बी एंगलोंग एंड बोडोलैंड। बोडोलैंड कहाँ गया, बोडोलैंड रीजन। तो ऑलरेडी मैं इस चीज को डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ बस रख दिया। दीमा हसाओ नॉर्थ कच्चर ही बोलते हैं, ये वाला फोटो में पहले भी शायद दिखाया, देखो नॉर्थ कच्चर रीजन है, कार्बी एंगलोंग, गारो खासी जयंतिया, बोडोलैंड उसका, त्रिपुरा, चकमामाड़ी लाई,
मारा लाई। ठीक, इसको बड़ा कर दूं क्या? ये कुछ नहीं, वो जो है डायग्राम वग्राम में सब में ही है। अब देखो, अब है कहाँ, अब 2015 में जो एक्ट आया इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए। इन 2015 द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड द एबव माइग्रेंट फ्रॉम द एडवर्स पिनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द, मतलब 2015 में क्या हुआ था, पहले 2019 में तो बड़ा सारा बवाल मचा है। 2015 में ही क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड द एबव माइग्रेंट फ्रॉम द एडवर्स पेनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पासपोर्ट एक्ट ए and Foreigner Act 1920, and in 2016 the central government also made them eligible for long term visa to stay in India। मतलब 2019 में इतना रिलीफ नहीं दिया गया, उससे पहले ही शुरू हो गया था कि हमको ये सब पेनल कॉन्सिक्वेंसेस आपको अप्लाई नहीं होगा, साथ में आप वीजा के लिए कम से कम लॉन्ग टर्म अप्लाई कर सकते हो। सिटीजनशिप के लिए तुमने अप्लाई करने का नहीं मिला था उसके बाद मिला सिटीजनशिप के लिए 2019 में। तो एक तो ये है 15 में अमेंडमेंट करके, ये अमेंडमेंट करके उनको एग्जाम कर दिया गया। एंड इन 2016 सेंट्रल गवर्नमेंट also made them eligible for long term वीजा के लिए। एंड थर्ड देखो, 4% बिलोंगिंग टू दिस हिंदू सिख ये सब ये, एंड एग्रीगेट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द, ये पहले भी बता चुका हूँ, रेसिडेंस और सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडिया हैज बीन reduced to 5 year from 11 year, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सब प्रोविजन ऐसे से देखे उनको लिए रिलीफ दी गई कि यहाँ आंसर को सिटीजनशिप मिल सके। तो और कुछ बचा इसमें, ये है मोदी साहब अपना ट्विटर पर कुछ ट्वीट किया हुआ है, तो जो एक्ट है उसी का प्रोविजन देखोगे, मैं एक बार देख लो तो जो है लैंडमार्क डे फॉर द इंडिया, जब 2019 का अमेंडमेंट एक्ट जब आया, आई थिंक 19 में अमेंडमेंट हुआ, 1920 से इन्फोर्स हुआ, एक साल बाद लगभग। हाँ, तो ट्वीट हुआ लैंडमार्क डे फॉर इंडिया एंड आवर नेशन इथोज ऑफ कंपैशन एंड ब्रदरहुड, दिस विल alleviate the suffering of many who faced persecution for, उतने दिन से उन पर अत्याचार हो रही थी, उनके लिए रिलीफ होगा, हमारे भाइयों के लिए। और विल ग्रांट सिटीजनशिप, ये सब पहले नाम चर्चा है, मूव टू इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014 से पहले, और ड्यूरेशन का 11 से 5 साल हो गया, एंड सेंटेंस विद इन द इनर लाइन परमिट सिस्टम वाला रीजन में, एंड 6 शेड्यूल वाला एंड एरिया अंडर 6 शेड्यूल एरिया एग्जेम्प्टेड है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड गवर्नमेंट को ऑथराइज किया टू authorizes government to cancel registration of OCI card holder in case of violation of previous of the Citizenship Act or any other law। ये तो बाद में आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो इतना वाला पॉइंट वो सब है। और है देखिए, विद द इनैक्टमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 द above said migrant became eligible for Indian citizenship। दिस एक्ट मैंने बोला था ना, एक साल बाद लगभग, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 10 Jan 2020 2020 कहो तो 10 जनवरी 2020, 10 जनवरी 2020 को, 10 जनवरी 2020 को ये एक्ट फोर्स में आया। ठीक है, अब है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, रीड करो थोड़ा। Which of the following state union territory is not exempted from the citizenship amendment bill? कौन सा स्टेट? तो मेघालय, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, एंड कहाँ गया, ये क्या है? Which of the following state is not exempted from the citizenship bill? नहीं exempted है, ठीक है, नॉट एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड में कौन कौन सा उससे उस पर छूट दी गई, कौन कौन सा? एक तो चार वाले AMTM को, एंड इनर लाइन परमिट वाले। इनर लाइन परमिट किस किस में? अरुणाचल में है, बगल में नागालैंड में, और नीचे में मिजोरम।
ठीक है, 3 वाले में, और AMTM असम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मिजोरम 2 जगह कवर हो गया, इनर लाइन परमिट वाले में भी, ठीक है ना, और इसमें भी कवर हो गया 6 शेड्यूल वाले में। और तो इसमें एक ही बचा जम्मू एंड कश्मीर को, किसी में कवर नहीं किया गया। ये देख लो। अब अगला क्वेश्चन, टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय द रजिस्ट्रेशन ए पर्सन मस्ट हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के जरिए, रजिस्ट्रेशन वाला में कम से कम कितने साल होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन वाला में जाओ, पर्सन मस्ट हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 7 साल रहे हैं, पर्सन कहाँ बताओ, देखो वहां जाके एक बार रीड करो पहले पीछे जाके, तो वहां जो जो क्राइटेरिया था सब में देखोगे तो एक में कहाँ गया, टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले बताया बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, नेचुरलाइजेशन, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाकी और प्रोविजन। तो एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, पर्सन मस्ट हैव बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कर बनाने से पहले कितना दिन पहले कम से कम उसे पहले रह रहा होगा, तो वो वाला पीरियड कितना था याद करो, कितने मंथ था वो वाला पीरियड बिफोर दिन। उसके बाद तो आगे अलग चीज है, उससे पहले कितना दिन पहले कम से कम रहना चाहिए, कितना मंथ वहां मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ ईयर दिया हुआ है, वहां क्या है देखो मंथ में। तो आंसर कौन होगा बताओ, इसको खुद देख लो, मैंने हिंट दे दिया, वहां मंथ है, यहाँ ईयर में आंसर है। तो चलो अब ये है देखो, अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय, तो इसमें से किसके द्वारा इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं किया जा सकता? नेचुरलाइजेशन के जरिए, चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ इंडिया, सिटीजन अब्रॉड, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, नॉट ये चिल्ड्रन ऑफ द डिप्लोमेटिक पर्सन, ये एलियन इनेमी। ये तो सिंपल सी बात है यार, एक बार ऑप्शन रीड करो, मुझे पढ़ने को मन नहीं कर रहा है इसको। और ऑप्शन कौन सा है, ये तो सामने ऐसे ही आ गया, ठीक, रीड कर लो एक बार। क्लियर? तो एग्जैक्ट है, पता है क्या आंसर होगा? फर्स्ट वन डिप्लोमेट की बात हुई, तो एक क्वेश्चन डिस्कस हो गया। इसके बाद चलते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जो मैं बता रहा था कैसे लॉस होता है, मतलब सिटीजनशिप कैसे किसी का खत्म हो जाता है। तो उसके लिए मेथड हैं, तरीके हैं। तो इसमें मैं 3 चीज डिस्कस करूंगा, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन। तो ये देखें क्या होता है, रिनाउंसिएशन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग करना, स्वेच्छा से अपने मन से छोड़ देना, रिनाउंसिएशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है बर्खास्त कर दिया गया, उसे टर्मिनेट कर दिया गया उसके सिटीजनशिप को। एंड डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचित कर देना, हटा दिया गया। तो टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन जैसे ऐसे बाहर से सुनने में थोड़ा एक जैसा लगेगा, टर्मिनेट कर देना, खत्म, एंड डिप्राइव कर दिया गया, जो सिटीजनशिप उसको मिला हुआ उसे वंचित कर दिया गया। तो आगे मैं डिटेल बताऊंगा तो ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, वो सेम बात कहा गया है कि जो 3 वेज है कैसे सिटीजनशिप किसी का टर्मिनेट किया जा सकता है उसके लिए। और इसमें एक मिनट थोड़ा देखें, ये कहा गया है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब 3 वे ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, यानी जो सिटीजनशिप को लूज करने का जो हमारा तरीका है कैसे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आर्टिकल बताया था 5, 6, 7, 8,
उसमें लूज का नहीं है प्रोविजन, प्रोविजन लूजिंग का एक्ट में है। उसके अलावा वेदर एक्वायर्ड अंडर इट और प्रायोर टू इट, मतलब कहने का मतलब या एक्वायर्ड या तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन मेंशन है उसके तहत किसी को सिटीजनशिप मिला हो, या एक्ट जो बना डिफरेंट अमेंडमेंट हुए उसके बाद, तो एक्ट की तरह की एक्ट को फॉलो करते हुए किसी को सिटीजनशिप मिला हो तो टर्मिनेशन का जो मेथड है ये इसमें ही मेंशन है, सेम मेथड है। तो 5 to 8 जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था कि कौन एलिजिबल होंगे उसमें सिटीजनशिप के लिए, रफली बताया था ना, रफली क्या डिटेल मैंने बताया था कि जिनको उस समय डोमिसाइल हो, खुद जन्म लिया हो इंडिया में और उसके पेरेंट्स जन्म लिए हो ऐसे टेरिटरी में, जो 1935 एक्ट के अनुसार जो टेरिटरी था इंडिया का उसमें, या आज़ादी के बाद आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के बाद जो टेरिटरी बना, तो उसमें उसका पार्ट अगर पहले कभी रहे हो, उसमें जन्म लिए हो और उनको डोमिसाइल हो और इंडिया में 5 साल से लास्ट रह रहे हो, तो इंडिया के सिटीजन होंगे। तो वो बताया था मैंने आपको कहाँ, इसमें मैंने नहीं, मतलब आर्टिकल 5 में, फिर 6, 7, 8 ऐसे डिस्कस किया था, उसमें मैं अभी दोबारा फिर वापस नहीं जाऊंगा। तो देखें कहा गया है कि पहले चलते हैं रिनाउंसिएशन, खुद से छोड़ देना। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, फुल एज एंड कैपेसिटी का मतलब पता ही 18 ईयर्स से एबव है, एंड कैपेसिटी जो अनसाउंड माइंड नहीं, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं, किस पे कोई बड़ा कोई क्रिमिनल केसेस नहीं चल रहा हो, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिफाई करके कि ऐसे केस में सिटीजनशिप टर्मिनेट होगा अगर इस क्लास से पर्सन इस क्राइम से बिलोंग करता हो, ऐसा कुछ भी नियम बना हो। तो कहने का मतलब हुआ, तो वो कैपेसिटी को डिनोट करता है। कैपेसिटी मतलब वो सब चीज़ आपके पास नहीं, 18 साल से एज है, बिल्कुल बॉडी से माइंड से बिल्कुल सही है, बॉडी से हो या नहीं हो माइंड से ही होना चाहिए। कहने का मतलब अनसाउंड माइंड नहीं हो, पागल नहीं हो, कहने का मतलब। कैन मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप, खुद एक डिक्लेरेशन मतलब उद्घोषणा कर सकते हैं, उसके लिए एक रजिस्टर करवा सकते हैं कि मैं सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूँ। तो उनका रीजन कुछ भी हो सकता हो, किसी और कंट्री में यहाँ जाना चाहते हो, या ऐसे कंट्री का सिटीजनशिप उनको मिल रहा हो जो ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती हो, और इंडिया में न रह कर कहीं और रहने का उनका प्लान हो, मतलब ऑब्वियस सी बात है कहीं का सिटीजनशिप लड़े तो वहां रहने का प्लान हो। ऐसे केस में कोई खुद से तभी छोड़ेगा ना सिटीजनशिप। तो फिर है इफ इंडिया इज इंगेज इन ए वार, अगर इंडिया भारत उस समय किसी के साथ लड़ाई कर रहा हो, युद्ध चल रहा हो, और किसी ने टर्मिनेट ये अपना सिटीजनशिप रिनाउंस करने की बात कही, मतलब सिटीजनशिप कहा कि मुझे छोड़ना है, तो उस केस में कंडीशन क्या होगा, क्या उसको सिटीजनशिप परमिशन मिलेगी कि हाँ ठीक है आपको सिटीजनशिप आप खत्म लॉस होता है आपको खत्म किया जाता है, या टर्मिनेट मतलब आपको सिटीजनशिप से इंडिया के सिटीजनशिप से कह सकते हो आप कि हटा दिया जाता है इन द सेंस। तो उसके लिए है कि इफ इंडिया इज इंगेज इन ए वार एंड हिज रजिस्ट्रेशन शैल बी विथहेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय उनका रजिस्ट्रेशन जो डिक्लेरेशन जो दिया है रिनाउंस करने के लिए उसको रोक सकती है, रोक कर रख सकती है, तुरंत उसको परमिशन न दे कि आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट की खत्म हो गई, तो आप अभी तक इंडिया के सिटीजन रहोगे। क्यों ऐसा मैं आगे बताता हूँ। तो व्हेन ए पर्सन रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन आल्सो लूजेज इंडियन सिटीजनशिप, तो खुद पर्सन का सिटीजनशिप गया छोड़ दिया उसने, उसके बच्चे भी अब जो पहले से सिटीजन रहे, बच्चे मतलब जो माइनर चाइल्ड है, तो वो कहने का मतलब वो उनकी भी सिटीजनशिप चली जाएगी। तो ये हुआ इसमें, पता नहीं ये चुप क्यों रहा है, कभी कभी इसका सेटिंग क्या हो जाता है। चलो अब देखिए इस पे मैं डिस्कस कर दूं, ऐसा क्यों कि इंडिया अगर वार में इंगेज है तो उस समय ये प्रोविजन क्यों नहीं रखता कि उसमें इमीडिएटली अगर उसने डिक्लेरेशन दी तो उसको सिटीजनशिप ठीक है मांग कर रहा है कि हमें सिटीजनशिप से हटा दिया जाए, तो क्यों नहीं। क्योंकि देखिए ऐसे टाइम में वार में इंगेज है, ऑलरेडी इंडिया किसी और चीज में इन्वॉल्व है, वार एक महत्वपूर्ण पीरियड चल रहा होता है, एक इम्पोर्टेंट पीरियड कह सकते हो, तो
उस समय कंट्री की मैन पावर, रिसोर्सेस, मैक्सिमम चीज उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, पूरा फोकस पावर पर रहता है। तो जो भी है ऑफिसर हैं या पब्लिक हो, कहीं ना कहीं उनका या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वार में कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन उस समय होता है। तो ऑफिसर सब क्या ये मेन जो वार में है वो छोड़कर इस ऑफिशियल काम जिसको बाद में भी किया जा सकता है तो उसको बाद में करेंगे। पहले जो प्रायोरिटी बेसिस पे जहां हम इन्वॉल्व हैं वहां लूज कर दिए, वार लूज कर दिए तो हमारा इंपॉर्टेंट टेरिटरी चला जाएगा। जिस वार किस लिए होता है, किसी टेरिटरी के रिलेटेड, वाटर वाली टेरिटरी, लैंड वाली टेरिटरी, उसके अलावा अदर इकोनॉमिकल रीजन हो गए जो भी हो गए। जहां तक मैक्सिमम वार देख लो अभी क्या है, लैंड से रिलेटेड उनके एरिया को कब्जा करना चाहते हैं या बोलते हैं वो एरिया मेरा है, इजराइल और इसका पैलेस्तीन। तो कहीं ना कहीं क्या पैलेस्तीन से उनको भगाकर इजराइल चाहती है को पूरा मेरा ही हो जाए। धीरे धीरे टेरिटरी में पैलेस्तीन वाले एरिया बढ़ते जा रहे हैं। सेम चीज क्या था यूक्रेन वाला और रसिया वाला में। तो यूक्रेन के कुछ टेरिटरी को धीरे धीरे रसिया ने, कैसे एक टेरिटरी आपने पहले न्यूज में आया होगा, तो यूक्रेन की ही टेरिटरी को रसिया ने एनेक्स कर लिया था और फिर धीरे धीरे यूक्रेन के कुछ पोर्शन की ओर बढ़ते जा रही है। और रीजन उनका वार का अलग मोटो हो कि वो नाटो के साथ यूक्रेन के तरफ, नाटो की तरफ झुकाव ज्यादा, नाटो का मेंबर बनना जा रहा था। तो रसिया को इस बात से प्रॉब्लम था कि नाटो के मेंबर, नाटो हमारे अगेंस्ट में रहता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो सब यूरोपियन वाले जो मैक्सिमम कंट्री आते हैं, साथ में अमेरिका भी है उसमें। तो कहीं ना कहीं वो लोग हमारे बॉर्डर के पास आ जाएंगे, हमारे अगेंस्ट में कभी वार छेड़ सकते हैं, उनका ऐसा स्टेटमेंट। रीजन अल्टीमेटली पर्पस यहाँ कब्जा करना, उसके एरिया को एनेक्स कर लेना एक सब था। तो ऐसे केस में हम ये सब सिटीजनशिप में क्यों पड़े, बाद में करेंगे। दूसरी बात, कंट्री को ऐसे पल में अपने सिटीजन का बहुत बड़ा उनका हेल्प चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए, उनका एक सहयोग चाहिए होता है। तो आप तन से सरकार को सपोर्ट करें, मन से करें या धन से करें, ऐसे केस में तो चाहेगी कि जो भी बंदा है हमारा, उसमें बंदा हमारा छोड़ कर ना जाए, हमारा बंदा जो भी हो हमारे पास हो, हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट करे। तो सिटीजन इंडिया करेगा तो इंडिया के प्रति लगाव रहेगा, इंडिया के प्रति उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो और ऊपर से ऐसे वार में इन्वॉल्व है लोग, सिटीजनशिप छोड़ने जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सारा अगर छोड़ देते हैं तो कंट्री का अपने आप एक मनोबल या अदर पीपल का, ये कहीं ना कहीं हमारा कंट्री बुरे कंडीशन में जा रहा है या संकट मंडरा रहे हैं, तो लोग छोड़ के अपने ही देश को छोड़कर भाग रहे हैं, एक तरह से इन द सेंस ऐसा मैसेज जाता है। तो इससे भले कुछ लोग जाए लेकिन अदर पीपल में क्या मैसेज जाएगा, हमारा कंट्री का कंडीशन या फ्यूचर आगे पल में अच्छा नहीं है तो लोग जा रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन ऐसा न हो, ऐसा न उत्पन्न हो, ऐसा न पनपे, जिसके लिए कोशिश किया जाता है कि जब वार कर रहे हैं तो उस पर किसी ने अप्लाई किया रिनाउंस करने के लिए, छोड़ने के लिए सिटीजनशिप, तो उसको होल्ड करके रखेंगे। तो ये सब पर्पस के कारण होल्ड करके रखा गया, उसमें आप रिनाउंस नहीं कर सकते। रिनाउंस अप्लाई कर दो पर सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, आपकी सिटीजनशिप वहां खत्म नहीं करेगी। अब देखिए, When a such child attains the age of 18 years, कहने का मतलब पूरा लाइन में बोल दूं, attains the age of 18 year, within 1 year he can make a declaration. He can make a declaration in the prescribed form and manner that he wishes to resume Indian citizenship. तो कहने का मतलब बच्चों माँ बाप सिटीजनशिप छोड़ दिया तो बच्चा का भी जो माइनर है वो भी सिटीजनशिप गया, उसका भी 18 साल का हो गया, तो वो चाहता है कि मैं इंडियन का सिटीजनशिप मुझे चाहिए, हमारे माँ बाप जहाँ से बिलोंग करते हैं मेरा भी बिलोंगिंग उससे होना चाहिए। भले इन लोगों ने छोड़ दिया लेकिन बाद में लोग रियलाइज कर रहे हैं कि क्यों छोड़ा, ऐसे जो भी मैटर हो, तो बच्चा को चाहिए। तो फिर 1 ईयर के बाद, मतलब 18 साल का हो गया तो 1 ईयर के अंदर अपना वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहां क्या है, अब 1 ईयर के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो प्रोसेस किस मेथड में जाएगा, अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, किसके जरिए, है ना, बर्थ के बेसिस पर, डिसेंट के बेसिस पर, और क्या हुआ आपका रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये सब, फिर आसामी कोड वाली ये सब बात। अपना ये रजिस्ट्रेशन करवा के कर सकता है। रजिस्ट्रेशन में क्या है ना कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन,
था ना, अगर भी इंडियन ओरिजिन पर्सन है, 7 साल से अगर रह रहे हैं यहाँ तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सब प्रोसेस वहाँ देखना रजिस्ट्रेशन में बताया था। तो अपना रजिस्ट्रेशन के जरिए करके, जो इलीगली इमिग्रेंट ना हो, इंडिया में रह रहे हो, इंडियन ओरिजिन हो, 7 साल से रह रहे हो, ऐसा तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रोविजन क्या था, इंडियन ओरिजिन हो लेकिन बाहर रह रहे हो तो अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वहाँ एक वैग था, पूरा ओपनली मेंशन नहीं था, तो उसके जरिए सिटीजन पहले मतलब इंडियन ओरिजिन है, माँ बाप इंडिया से बिलोंग किए हैं, इंडिया का पासपोर्ट रहा है, बाहर रह रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। तो अच्छा इनकम रहेगा इसका, जो भी हो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया उसमें क्या है, या अदर इन्फ्लुएंस हो, या जो भी अप्रोच हो, तो सिटीजनशिप मिल सकती है उनको। तो उसके लिए प्रोविजन उसमें जो मेंशन था। अब देखें सेकंड है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब बर्खास्त कर दिया है किसी को, टर्मिनेट क्या है इसमें देख लें। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु वॉलंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। तो वॉलंटरी मतलब अपने मन से, अपनी मन से मतलब ये देखिए उसको भी डिटेल दिया हुआ है। कॉन्सियसली मतलब अपने समझ से, नोइंगली मतलब जान रहे हैं, एंड विदाउट ड्यूरेस मतलब बिना किसी की बल प्रभाव में आए हुए, ठीक है, बिना किसी के दबाव में, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी के जबरदस्ती प्रभाव में नहीं हो, और कोई कंपल्सन नहीं हो, उन पर कोई बाध्य नहीं हो, कोई मतलब उस तरह इतनी वर्डिंग है ना, घुमा फिरा कर देखो मतलब वो कहने का है, ये सब ऐसे है। तो एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री एंड सेल्फ, दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप अपने मन से ले लिया। तो ऐसे केस में क्या है, ऑटोमेटिकली आर्टिकल 9 मेंशन करते हैं कि सेल्फ सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की सिटीजनशिप उनकी नहीं रहेगी। क्यों? इंडिया ड्यूल सिटीजनशिप को परमिट नहीं करता है, यहाँ के सिटीजन हो कहीं और का, जैसे ही आपने लिया उसके बाद आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी विद इन 6 मंथ के अंदर ही। तो ये है, पहले भी डिस्कस हो चुका है चीज। हाउएवर फिर देखें हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु ड्यूरिंग एनी वार इन विच इंडिया इज इंगेज, वार में जिसमें इंडिया इंगेज है, वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री अंटिल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड। वही बात है कि इस केस में तुरंत नहीं जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करेगी या कोई डायरेक्शन देगी तो ही, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। कहीं ना कहीं वही प्रयास रहेगा कि हमारे लोग हमें छोड़कर न जाए अभी के टाइम में, ठीक है। सुख में कोई साथ हो या ना हो, लेकिन दुख में साथ हर कोई को बहुत जरूरी होता है। तो आप किसी के मतलब इन द सेंस नॉर्मल कहने का है, किसी के बर्थडे में, शादी में जा पाओ या ना जा पाओ कभी हो, लेकिन वो कोई कष्ट में हो, कोई कष्ट का कहने मतलब सिक हो, बीमार हो, इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम में चल रहा हो, जॉब लॉस हो, फैमिली में कोई डेथ कर गए, ऐसे केस में आपको जरूर, आपको उस समय में, उस पल में आदमी को बहुत साथ की जरूरत होती है। शादी में लोग बुलाते हैं, बर्थडे में लोग बुलाते हैं, एनिवर्सरी में लोग बुलाते हैं, और इस पल में आदमी चाह कर किसी को बुलाता नहीं है। तो शादी उस जिसमें उस हैप्पी मोमेंट में, अच्छे पल में उसने बुलाया, हालांकि वो चाहता क्या है, बाय चांस कुछ हुआ या कुछ ना हुआ, बिजी हो, आपके पास ना टाइम हो, खुद प्रॉब्लम में हो, ना जा पाए, अलग बात है। लेकिन ऐसे जो बुरे वक्त में हो, कितना भी आपके पास टाइम का स्कार्सिटी, कोशिश करो वहां उस पल में जरूर जाओ, उसके साथ जाओ, नहीं तो अगर वर्बली कम्युनिकेट करो उसके पल, उस पल में उसके साथ लगे कि कोई ऐसा नहीं हो, वो बंदा बिल्कुल अकेला सा पड़ गया, लोग हैं उसके, तो आप उसको इमोशनली सपोर्ट दे सकते हैं, वो तो हर कोई दे सकता है, वो दे, इकोनॉमिकली हो सकता है, क्यों, वो मन की बात है, अगर चाहे तो कर सकते हैं, तो उसमें जरूर करें उसको। तो वो पल भले आप कभी मजाक में बोल दे मेरे शादी में तो ये आया नहीं, मैं क्यों जाऊं, लेकिन जो उस बुरे पल में गए हैं वो चीज को आपको कभी नहीं, शादी वाले पल को भूल जाए, 2 साल 5 साल बाद मेरी शादी में नहीं आया, लेकिन जब आप जो बुरे वक्त में जाओगे ना, कुछ ही लोग उसके साथ होते हैं, तो उस पल को कभी नहीं भूलेगा। अब भूले या ना भूले, भूल भी जाए, मैं तो पहले ही बोला हूं कि आपका काम है, ऊपर वाले ने जो आपको कैपेबिलिटी दी है, आपको दूसरे के लिए करना है, और वो खुद कर रहे हो, ना कि किसी पाप भलाई दिया है उसने आपको उस लायक बनाया है, करो, बाकी चाह मतलब वो धीरे धीरे सब चीज उसके ऊपर छोड़ो, वो कुछ ना कुछ आप अच्छा रहोगे तो अच्छा कर ही देंगे आपके लिए, ठीक है।
तो अब चलते हैं डिप्राइवेशन, वंचित कर देना, डिप्राइव कर देना। कैसे किसी को सिटीजनशिप से देखो, टर्मिनेट, ये अपने आप टर्मिनेट होने का है प्रोविजन, ठीक है। रिनाउंस, टर्मिनेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, टर्मिनेट हो जाते हैं। और वो जो प्रोविजन है रिनाउंस आपने खुद छोड़ा। और ये टर्मिनेट और डिप्राइवेशन समहाउ सिमिलर वर्डिंग से लगता है। टर्मिनेट मतलब बर्खास्त कर देना, डिप्राइवेशन मतलब वंचित कर देना। ये है एक्ट में मेंशन है, ठीक है। ये प्रॉपर देखा जाए तो कि कैसे किसी को डिप्राइव किया जा सकता है। अब देखो इसमें थोड़ा डिटेल है। सेंट्रल गवर्नमेंट, अब देखो जो भी चीज हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है ना। सिटीजनशिप का किसको राइट है? स्टेट को थोड़ा ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। हर बार क्या नाम आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर, अब यहाँ ये सब के लिए डिप्राइव सिटीजनशिप ऑफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ इट इज फाउंड दैट, यहाँ देखिए ऑर्डर की ही बात हो रही है, ना कि यहाँ इसके लिए डिप्राइव करने के लिए कोई एक्ट बनाने की बात हो रही है। और पार्लियामेंट वर्ड नहीं यूज हो रहा है, समझे? पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट होता तो इसका मतलब बिल, लोकसभा राज्यसभा ऐसे बिल आती, वोटिंग होती, यहाँ से पास, लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, प्रेसिडेंट के पास है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये ऑर्डर पास करके ही इसके लिए रूल बना सकती है। तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर डिप्राइव सिटीजनशिप ऑफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ इट इज फाउंड, अगर ये पाया जाता है कि क्या पाया गया, द रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन वाज ऑब्टेन बाय। तो देखें एक तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो मिला सिटीजनशिप और एक नेचुरलाइजेशन के द्वारा। तो ये जो सिटीजनशिप आपने पाया जिसने मिला है, ऑब्टेन बाय मींस ऑफ फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट, इसमें आपने गलत डॉक्यूमेंट दिखाया है, कुछ छिपा लिया है। कंसीलमेंट का मतलब होता है कुछ छिपा लिया, और फैक्ट मतलब ऐसे मटेरियल जो सच्चाई का जो मटेरियल है, जो तत्व है, जो आप कह सकते हो कि आप डॉक्यूमेंट है इन द सेंस, उसको आपने छिपा लिया, गलत तरीके से प्रेजेंट किया, मैनिपुलेट करके प्रेजेंट किया, ठीक है। आप इंडिया में इतने साल से रह भी नहीं, जैसे देखें, एक मिनट, हाँ जी। तो मैं ये बोल रहा था कि इंडिया में से कि रजिस्ट्रेशन का और क्या है इसका क्राइटेरिया नेचुरलाइजेशन का, तो कहीं कहीं जैसे सिंपल वे में यहाँ बता दूँ है था ना कि आप इंडिया में कम से कम पिछले 1 साल से रह रहे हो, 1 साल से रह रहे हो, 1 साल से कोई जॉब कर रहे हो या कोई सर्विस में हो, या 1 साल से जब रजिस्ट्रेशन करवाए, ठीक है, या उससे पहले 14 साल देखा जाए तो उसके बीच में 11 साल कम से कम यहाँ रहे हो जॉब की, उस समय फॉल्स डॉक्यूमेंट आपने दिखा दिया। तो ऐसे केसेस में, उन केसेस के लिए है कि छिपाया, मैनिपुलेट किया, गलत डॉक्यूमेंट दिखा दिए, पेपर किसी और का था, नाम एडिट करके या फॉल्स डॉक्यूमेंट बनवा के आपने प्रेजेंट किया, तो जो भी प्रोसेस से आपको और ऊपर से इलीगल माइग्रेंट हो, गलत तरीके से आए हो, पासपोर्ट या जो भी हो, सबको मैनिपुलेट चेंज किया है, तो उसके रिगार्डिंग है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया तो आपको सिटीजनशिप डिप्राइव कर दी जाएगी। ये हुआ उसका मतलब। अब बी में देखो, सिटीजन हैज शोन हिमसेल्फ बाय एन एक्ट और स्पीच टू बी डिसलॉयल और डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कुछ ऐसे वर्डिंग आपने बोले, कुछ ऐसे पब्लिश किए, ऐसे कुछ ऐसे काम किए जो हमारे संविधान के अगेंस्ट में है। पहले तो है ना सिटीजनशिप का जब ओथ लिया जाता है, ओथ एंड अफर्मेशन जो उसमें है ना, आई हियर बाय डू बियर फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब मेंशन है। संविधान के प्रति क्या है, उसको एलिजियंस रहेगा, निष्ठा रहेगा, इंडिया के प्रति एलिजियंस रहेगा, और उसके लिए आपने इंडिया के लिए ही डिसलॉयल्टी दिखाई, ऐसा काम किया जो इंडिया के नाम को ही, इमेज को खराब करती है, इसके कहने का मतलब। और ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो जो इंडिया को ही आप बदनाम कर रहे हो, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसके अगेंस्ट पे काम कर रहे हो, यहाँ के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के नियम को आप पालन नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में क्या कहा जाएगा कि आपको सिटीजनशिप डिप्राइव की जाएगी।
इसके लिए ऐसा नहीं कि तुरंत किसी को डिप्राइव कर, कोई मेजर ऐसा एक्ट रहा, कोई मेजर उसका स्टेटमेंट स्पीच रहा ऐसा जो वाकई में कंट्री को डैमेज किया है, रेपुटेशन को, तो या अपने क्या है खुलेआम है जो गांधी जी की बुराई कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन को जला रहे हो, इंडिया के ही बारे में भले बुरे खूब बोल रहे हो, तो क्या ये शो करेगा कि आप इंडिया के प्रति आप लॉयल नहीं हो, वफादारी नहीं है भारत के लिए, भारत के लिए लगाव नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्यों सिटीजनशिप हम रखें, यहाँ के नागरिक क्यों माने। तो ये देखिए, ड्यूरिंग एनी वार इन विच इंडिया इज एंगेज, कोई किसी समय किसी के साथ लड़ाई चल रहा हो उसमें इंडिया लड़ाई में इन्वॉल्व है, लगा हुआ है, एंड सिटीजन हैज अनलॉफुली, बिना मतलब गैर कानूनी तरीके से ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विथ सच such enemy or been engaged in any business that was to his knowledge carried on to assist an enemy in that war। कहने का मतलब वार चल रहा हो और ऐसे उस जिस कंट्री के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, जिससे उसको बेनिफिट हो रहा हो और हमारे कंट्री को कहीं ना कहीं उससे लॉस है, और उसमें एक तो स्ट्रिक्टली प्रोविटेड रहता है कि आप ऐसे कंट्री के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, वहां आप जा भी नहीं सकते, और ऐसे करके दूसरे कंट्री को आप अपोजिंग कंट्री, हमारा मतलब इनेमी एलियन है, हमारा कह सकते हो शत्रु, विदेशी शत्रु हो गया, तो उसको आप कर रहे हो, तो इस केस में आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी, टर्मिनेट मतलब डिप्राइव कर दी जाएगी। देखिए फिर है दैट सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन से नेचुरलाइजेशन से आपको सिटीजनशिप मिला या 5 साल के अंदर, अभी 5 साल हुए हैं, 5 साल के अंदर ही मतलब हैज बीन सेंटेंस्ड इन एनी कंट्री टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years, मतलब किसी भी कंट्री में, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन में और नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिला और 2 साल के लिए किसी भी कंट्री में आपको पनिशमेंट दी गई है, मतलब कैद रखा गया है, जेल में रखा गया है, तो ऐसे केस में भी आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। देखिए फिर से मैं बोल, दैट सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन सेंटेंस इन एनी कंट्री टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years, किसी भी कंट्री में 2 साल के लिए अगर सजा काट रहे हो, जेल में बंद कर दिए गए हो और अभी 5 साल हुए नहीं है, तो इसका मतलब अभी 5 साल हुए नहीं तो आप प्रोबेशन पीरियड में, समझ गए, जॉब में भी जाओगे तो प्रोबेशन पीरियड में है कि अगर किसी को नौकरी से निकाला जाना है ना, तो प्रोबेशन पीरियड का एक पीरियड ऐसा होता है जैसे 1 साल 2 साल 3 साल प्रोबेशन पीरियड, तो उसको नौकरी से अगर निकालना हो तो इजीली बहाना बनाकर कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है, आराम से टर्मिनेट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद का जो प्रोबेशन खत्म हो जाता है उसके बाद में टर्मिनेशन के लिए थोड़ा रूल नियम ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, थोड़ा फॉलो कुछ हो जाएगा, गाइडलाइन हो जाएगी, उसको सिटीजनशिप टर्मिनेट करने के लिए पहले वार्निंग देंगे, वार्निंग के बाद मौका देंगे, अगर दूसरी बार भी खराब परफॉर्मेंस करता है, ऐसे एक्ट को रिपीट करता है, तो उसके लिए कमेटी बैठेगी, कमेटी का ओपिनियन ले जाएगा, कमेटी में ये मेंबर होंगे, उनके बाद उस कमेटी के रिकमेंडेशन को आगे भेजा जाएगा, वहां साइन होगी, प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे और टर्मिनेट होंगे ऐसे। लेकिन प्रोबेशन में हो तो उतना तामझाम नहीं होगा, तो कहने का मतलब जैसे होता है जॉब में जाओगे पता चलेगा, तो ऐसे ही यहाँ एक तरह से कहो कि अभी 5 साल के अंदर ही प्रोबेशन पीरियड में ही बंदा चलता है, तो 2 साल का सजा काट लिया तो गया। तो अब करा क्या, इन एनी कंट्री टू इम्प्रिजमेंट, एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री में 2 साल, यहाँ कोई भी कंट्री 2 साल, कोई भी कंट्री स्पेसिफाई नहीं किया कि एक्सेप्ट इंडिया या इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री, तो मतलब इंडिया में या कोई भी फॉरेनर कंट्री में 5 साल के अंदर 2 साल की सजा मिला, तो अब कहोगे उसके बाद 5 साल हो गया, उसके बाद 2 साल से ज्यादा सजा मिला, तो उसके लिए जो भी रूल रेगुलेशन अगर कुछ अलग से बना हुआ हो, कुछ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो बाकी कोर्ट में प्रोसेसिंग हियरिंग होगी, जो भी डिसीजन लिया जाए ऐसा, तो उसे गवर्नमेंट क्या चाहती है उस समय, गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट को ऑफिसर है आपस में डिसाइड करेंगे क्या इसके लिए ऑर्डर हमारी तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाए या क्या अपील की जाए कोर्ट में कि भाई इसका सिटीजनशिप हम टर्मिनेट करना चाहते हैं, ऐसे पर्सन को हम नहीं रखना चाहते हैं, हमारी जो एक्ट बनी हुई है गाइडलाइन है, इसमें एक प्रोविजन है कि अथॉरिटी जैसा डिसाइड करे, कुछ ऐसा बना हुआ होगा, ज्यादा हमें उसमें डीप में जाने की जरूरत अभी नहीं है। तो ये देखिए दैट सिटीजन हैज ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर, मतलब तो सिटीजनशिप मिल गया
फिर सिटीजनशिप मिलने के बाद, ठीक है, यहाँ के सिटीजन मिलने के बाद या सिटीजन होने के बाद भी विदेश में आप रह रहे हो, ठीक है, अब विदेश में रह रहे हो, ऊपर से कंटिन्यूअस रह गए 7 साल, वीजा लेके रहोगे, वीजा लोगे, परमिशन लोगे, वो सब इन्फॉर्म करोगे, अलग बात है। आप 7 साल लगातार रह के बिना कोई परमिशन का, बिना कहीं रजिस्ट्रेशन करवाए, बिना कहीं इन्फॉर्म किए हुए। एंड देखो आगे देखो, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड हैज नाइदर बीन एट एनी टाइम ए स्टूडेंट ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ए कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब 7 साल से ऊपर रहे कहीं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कोई आप स्टूडेंट भी नहीं रहे, ठीक है, भी और है, आगे बताता हूँ, कोई स्टूडेंट भी नहीं रहे और यहाँ से परमिशन लेके गए कि हम स्टूडेंट वीजा पर जा रहे हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, और 2 साल कह के आप 7 साल से बाहर ही रह रहे हो, ना पता ही नहीं है, एक बार गए इलीगल तौर से चुपचाप अमेरिका में रह रहे हो, वहाँ सस्ते में कोई कहीं काम कर रहे हो तो जॉब भी मिल गया आपको, क्योंकि अगर दूसरे लोगों को, किसी को अगर देना है एक पल के लिए $5,000, तो आप जो वहाँ $3,000 में भी काम कर रहे तैयार है, तो उसको तो वहाँ के जो कह सकते हैं एम्प्लॉयर है या जो ऑनर हो गए कहीं के, फैक्ट्री, कंपनी, रेस्टोरेंट, जो भी सर्विस सेक्टर हो, उसको तो $2,000 का बेनिफिट है, रख लेगा। आप ऐसे केस में 7 साल रह गए, देखो उस पीरियड में स्टूडेंट वीजा भी गया, कहीं स्टूडेंट तो हो ही नहीं, अब क्या होगा, एक तो ये, और तो दैट पीरियड हैज नाइदर बीन एनी स्टूडेंट इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री आउटसाइड इंडिया, नहीं स्टूडेंट हो और नहीं इन द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट इन इंडिया, तो नहीं देखें, एक तो 7 साल से बाहर रह गए, इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, भारत सरकार की कोई नौकरी भी नहीं कर रहे हो, मतलब भारत सरकार का कोई नौकरी करते हुए नहीं भेजे गए हो, ठीक है, भारत सरकार के कोई एम्प्लॉय हैं, बाहर से फॉरेन ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी और पर्पस के लिए भारत सरकार अपने एम्प्लॉय पर्सन को फॉरेन में भेजती है, डॉक्टर को भी भेजती है, इंजीनियर को भी भेजती है, सिविल सर्वेंट को भी भेजती है, मतलब ब्यूरोक्रेट हो गए, यहाँ तक कि जो IPS है या दूसरे सर्विस कमीशन में हो, दूसरे सर्विस में हो, उनको भी कुछ पीरियड के लिए फॉरेन भेजा जाता है। ऐसे लोग देखोगे बहुत सारे मिलेंगे जो पिछले 3 साल से 2 साल फॉरेन में रह के आए हैं, फॉरेन पोस्टिंग काट के आए हैं, उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, वो क्या पर्पस के लिए जाते हैं उसमें रहने दो, अभी नहीं बता रहा हूँ उसमें, तो जब जाओगे तुमको खुद पता चलेगा, अभी के लिए इतना जो अभी जानने की जरूरत है, तो ज़्यादा डिटेल होगा इसलिए मैं उस बारे में अभी नहीं बता रहा। तो इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो इन द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन इंडिया नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, इन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मतलब भारत सरकार की नौकरी में भी नहीं हो, बाहर में 7 साल तो रहे, और ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंडिया इज ए मेंबर, या इंडिया जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप बाहर 7 साल से काम नहीं कर रहे हो, उसमें भी नहीं हो, ठीक है, एंड नॉट रजिस्टर एनुअली इन द प्रिस्क्राइब मैनर टू रिटेन हिज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट एन इंडियन कंसुलेट, मतलब 7 साल से बाहर रह रहे हो तो कम से कम इंडियन कंसुलेट वहाँ है, तो वहाँ हर साल जाकर रजिस्टर करवाओगे कि हमारा सिटीजनशिप ना जाए, लेकिन नियम है 7 साल वाला हमें पता है, तो वहाँ खत्म ना हो, ठीक है, तो मतलब कह रहे हैं कि इसमें क्या है, 7 साल कम से कम, एनी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 7 ईयर, तो आपका जैसे कि 3 साल 4 साल हो गया, तो पता है कि 7 साल वाला क्राइटेरिया है, चाहे 6 साल भी हो गया, तो कम से कम जाकर रजिस्ट्रेशन हर साल अपना बोलते रहो, अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे, अपना आप वहाँ डिक्लेरेशन देते रहोगे कि हमें सिटीजनशिप इंडिया का है, टर्मिनेट ना कर दिया जाए, हम हर साल आके यहाँ बताएंगे। लेकिन अब आदमी को प्रॉब्लम क्या है, अब वहाँ जाओगे, सरकारी काम के लिए जाओगे, सरकार तो वहाँ जो ऑफिसर है पूछेंगे कहाँ हो, तो यहाँ जॉब करते हैं, परमिशन है, नहीं परमिशन, इलीगली रह रहे हो, हाँ इलीगली रह रहे हैं, तो क्या अलाउ करेगी आपको, तो आदमी जाए तो भी फंसे, ना जाए तो भी फंसे, है ना, जाएगा तो इलीगल माइग्रेंट, ये वो दुनिया भर का तामझाम, इनको भी रिपोर्ट करना होगा वहाँ के अथॉरिटी को कि हाँ हमारा बंदा आपके पास ऐसे रह रहा है, ना रिपोर्ट किया तो खुद फंसेंगे कि भाई आपके पास तो हर महीने हर साल रजिस्ट्रेशन आके करवाता था, बताता था कि हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आपने हमें क्यों नहीं बताया, एक तो ये, और इस पर्सन को क्यों नहीं आप इंस्ट्रक्ट किया, उसका पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त कर लिया कि तुम तैयार हो गए वहाँ जाने के लिए, इंडिया वापस जाना होगा, और न जाए तो बेचारा 7 साल का वाला क्राइटेरिया में फिट हो गया, 7 साल से लगातार रह गया, तो भी सिटीजनशिप उसका चला जाएगा। तो इन द सेंस ये क्या बैरियर कर दिया, आपको सिटीजनशिप चाहिए तो इलीगली से कितना भी रह लो, लेकिन 7 साल से ज्यादा रहने की कोशिश मत करो,
करोगे तो वहाँ का सिटीजनशिप तो मिला ही नहीं है, तुमको ग्रीन कार्ड भी नहीं मिलेगा क्योंकि पासपोर्ट वीजा एक्सपायर हो चुकी है। और यहाँ इंडिया के लिए भी फिर इंडिया के भी नहीं होके रह पाओगे, इंडिया के भी नहीं रह पाओगे। तो ये अब फिर वो बात अलग है कि ऐसे किसी सिटीजनशिप उसकी चली जाएगी, ठीक है, तो फिर दोबारा अप्लाई कर सकता है नहीं। अप्लाई करने के लिए फिर अपना प्रोसेस में फॉलो करेगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, फिर वैसे अप्लाई करे, फिर उसमें फंसे, तरह तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे, उसमें फिर जवाब अपना देते रहे। तो पैसे वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए 50 तरह की दिक्कत होती है। पैसे वाले, अप्रोच वाले, हर जगह ये सब चलता है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए तो आप ऐसे नॉर्मल पर्सन जो पाकिस्तान के हैं वो चाहें कि इंडिया का सिटीजनशिप मिले तो देखो कितनी ताम झाम मिल जाए उसको, नहीं। लेकिन देखो अदनान सामी जो मैंने बताया था, तो उसके अलावा अगर वहाँ की कोई एक्ट्रेस है इंडिया में लगातार काम कर रही है, देखो उसको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करे, आराम से मिल जाएगा उसको। तो शायद विजय माल्या को, हाँ विजय माल्या को हाँ यूके का सिटीजनशिप था, और इंडिया में आके विजय माल्या क्या यहाँ राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके थे, पता है ना, राज्यसभा के मेंबर भी। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए लोकसभा राज्यसभा वाला में क्या है मैंने बताया था ना, तो वहाँ 86 वाले में है प्रोविजन, आर्टिकल 86 में। आर्टिकल ना भी आता तो छोड़ो, कम से कम ये मेंबर के लिए था ना, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, जज के लिए है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तो इंडिया का सिटीजनशिप मिला हुआ था तभी तो राज्यसभा के मेंबर बने थे ना। तो क्या है, पहले यूके में ही रहते थे, यहाँ पहले ओरिजिन था, ये वो जो भी हो, आसानी से सिटीजनशिप मिल गया। तो हर चीज में है, पैसे वाले हो, अप्रोच है, फेमस हो, मिल जाएगी। आम पर्सन के लिए डिफिकल्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडिया का रेफरेंस इस स्टेटमेंट को कंसीडर करें। कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या? हाँ, सिविल सर्विस 2021 का क्वेश्चन है, अभी आया, कम से कम एक दो ही तीन तो गिन चुन का क्वेश्चन आया है। तो 2021 में सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में क्वेश्चन आई थी। देखिए, इस क्वेश्चन का थोड़ा ठीक ठाक लगेगा, बाकी जो ऐसे प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन आते थे जो दिखने में लग जाता था प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। तो इसका देखो, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप इन एंड वन डोमिसाइल। इंडिया में क्या है, सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है एंड एक ही डोमिसाइल है। डोमिसाइल बनेगा तो एक ही जगह का आपको डोमिसाइल होगा, कई जगह का डोमिसाइल वो गलत तरीके से कोई बना लेते हैं, पहले देखा होगा। यहाँ में है कि एक ही डोमिसाइल एक ही सिटीजनशिप। पहले आई थिंक, अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो गया। पहले क्या था कि डोमिसाइल जैसे जो बिहार के हैं तो उनके रिलेटिव झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड का भी डोमिसाइल बना लिया, यूपी का भी बना लिया। क्यों? वहाँ के मेडिकल एग्जाम देंगे, जैसे का स्टेट का एग्जाम होता था, यूपी का होता था, अपना यूपी का मेडिकल एग्जामिनेशन, झारखंड और बिहार के एग्जामिनेशन को मुझे ध्यान में नहीं आ रहा क्या बोलते थे। तो खैर, तो ऐसे केस में डोमिसाइल वहाँ मांगते थे। तो डोमिसाइल आप लगा के अपना स्टेट का कोटा, जो स्टेट का कोटा होता है 85% स्टेट के लोगों को मिलेगा, तो उस वाले में आ जाते थे और वहाँ का डोमिसाइल लगा के अपना सीट जिनका लेना हो, और उनके कोई रिलेटिव रहते थे तो उसी बेसिस पर डोमिसाइल वो ले लेते थे कि हाँ, उन्हें डॉक्यूमेंट में दिखा दिया कि हमारा ही बच्चा है, यहीं का रहने वाला है, ये वो जो भी करके ऐसे करके, और पता नहीं और क्या क्या पूछे जाते थे, मुझे भी नहीं पता उस समय का। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि डोमिसाइल लेते थे। अब है एक ही डोमिसाइल बोला और एक ही सिटीजनशिप होगा, तो एक ही मिलेगा। तो वोटर कार्ड में ही बोला था कि एक ही पर्सन दो तीन जगह का वोटर कार्ड पहले बनाए हुए रहते थे। धीरे धीरे रूल चेंज होती गई, स्ट्रिक्टनेस आती रही, क्लियरिटी रही कि अब एक ही आपको वोटर कार्ड जो बनाओगे आपको एक ही जगह का बनाना होगा, कई जगह का वोटर कार्ड आप नहीं बना सकते। एक तो ये। सेकंड स्टेटमेंट, सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ अ स्टेट। जो जन्म से यहाँ सिटीजनशिप जिनको मिला वही हेड ऑफ अ स्टेट, मतलब वही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये तो यूएसए वाला था जो वहाँ के बर्थ लिए है। इंडिया में ये नहीं है कि बर्थ, यहाँ का सिर्फ क्या है कि सिटीजन होना चाहिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेंशन है ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसमें सिर्फ कितना क्या मेंशन है ये आपको मिलेगा कहाँ, आर्टिकल 58 में मैं बताऊंगा क्या, पहले ही बता चुका हूँ। 58, 66 प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वाला आर्टिकल ना याद हो कोई भी बात नहीं। तो वहाँ मैंने बताया था कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए उसके लिए। बाकी तो है एज कितना होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए, साउंड अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ये लंबी सारी और सारी बातें थी।
एंड थर्ड वन है ए फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप, विदेशी जो एक बार इंडिया का सिटीजनशिप मिल गया कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जस्ट अभी बताया किसी कंडीशन में डिप्राइव किया जा सकता है, तो ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं। इतनी सारी कंडीशन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लॉयल्टी नहीं रहा आपको, जिसके साथ वार चल रहा है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, उसके साथ बिजनेस कर रहे हो, लंबा छोड़ा चीज बताया। तो ये तो है इसका आधार पे जो स्टेटमेंट आपका सही बनता है, आप स्टेटमेंट सिलेक्ट कर लो। तो आई थिंक वंस ग्रांटेड ये भी गलत, जो थोड़ा बहुत सही बचा जो पहला फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट वन। तो कौन सा करेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट तो नहीं पूछा ना, विच इज करेक्ट। आप देखो यह है 2005 का क्वेश्चन है, 2005। हाँ, तो पहले भी आई थिंक पीछे के चैप्टर में मैंने शायद कहीं न कहीं डिस्कस किया था, ये किया ही है जहाँ मुझे याद है। और दो पिछले वाले क्वेश्चन जो आया है उसको भी मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो अभी फिर देख लें आर्टिकल 371A to 371I वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मीट द रीजनल डिमांड ऑफ नागालैंड। ये सब जो स्टेट है इनके रीजनल डिमांड को पूरा करने के लिए, उसका क्षेत्रीय आप बोल सकते हो, उसका स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए उनका, तो उसके लिए प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए हैं। मैंने डिस्कस किया था 371A किसके लिए, ए किसके लिए नागालैंड, फिर बी उल्टा आसाम हो जाता है, सी मणिपुर हो जाता है, डी आंध्रा एंड तेलंगाना, उसमें डी सिर्फ आंध्रा को रह जाता है, डी एफ सिक्किम, जी एच आई मी आर्ग मिजोरम अरुणाचल एंड आर्ग जी फॉर गोवा है म्यार्क, एंड जी एच आई एंड जो आपका एफ जी एच आई, हाँ वहीं तक है, गोवा तक ही है। उसके बाद ये उसके बाद जो प्रोविजन कर्नाटका को दिया गया उसके लिए आर्टिकल के बारे में पूछा ही नहीं इन्होंने, तो इतना तो क्लियर है, बिल्कुल बता चुका हूं। एंड सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एनवीसीजे, ये दोनों क्या विचार करते हैं, दोनों क्या रखे हुए प्रोविजन, ड्यूल पॉलिटी, दो पॉलिटी, एक सेंट्रल स्टेट वाली है, यूनियन लेवल पर अपना गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर अपना गवर्नमेंट, बट ए सिंगल सिटीजनशिप। हमारे पास तो सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन यूएसए के पास डबल सिटीजनशिप का, जो हर स्टेट उनका है, आई थिंक 50 स्टेट है उनका, तो वो हर पर्सन के पास एक अपना स्टेट का इंडिविजुअल स्टेट का सिटीजनशिप है, और एक यूनियन के लेवल पर जो सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया वहां ड्यूल सिटीजनशिप। ठीक, तो हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप है कनाडा की तरह बोला जाता है कि सिंगल सिटीजनशिप। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। कनाडा की तरह, हर बुक में देखोगे कनाडा की तरह हमने सिंगल सिटीजनशिप रखा है, सिंगल सिटीजनशिप कनाडा की तरह, लेकिन कॉपी किससे किया था, किससे लिया था, ब्रिटेन से लिया था। ब्रिटेन बाद में खुद डबल सिटीजनशिप में हो गई, ड्यूल सिटीजनशिप में। तो अभी डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में, हाँ डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कुछ नहीं, ये तो बता दोगे इतना के बाद। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डिटेल्स ऑन हाउ सिटीजनशिप मे बी एक्वायर्ड एंड टर्मिनेटेड आर इनुमिनेटेड इन। कैसे किसी को सिटीजनशिप एक्वायर हो सकता है, किसी को सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जा सकती है, तो इसके बारे में डिटेल किस में मेंशन है। तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 2 क्या है सिटीजनशिप के बारे में, पार्ट 1 में 1 to 4, बाकी ये सब जो पढ़ा है तो पार्ट 2। एंड सेकंड ऑप्शन है सिटीजनशिप एक्ट में मेंशन है इसके लिए। थर्ड ऑप्शन है शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 1 में मेंशन है। एंड फोर्थ मेंशन क्या है, फिर वेरियस इनैक्टमेंट बाय द पार्लियामेंट। तो किस में है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ क्या मेंशन है, सिटीजनशिप आपको मिलेगी कैसे, वो भी आजाद जब देश हुआ उस समय की बात है, मतलब जब आजाद देश नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 उस समय का से रिलेटेड मैटर है। उसके बाद सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे जाएगी, डिटेल टर्मिनेट सब 55 एक्ट में है। और शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब किसी भी यूनियन का, मतलब यूनियन का कितना एक्सपेंड और स्टेट का कितना एरिया होगा, कितना बाउंड्री होगा, और उसके रिलेटेड एक्ट है उसको मेंशन है ना, और कितने स्टेट है, कितने यूनियन टेरिटरी, यूनियन शेड्यूल 1 में, उसमें उस एक्ट को मेंशन किया गया, लेकिन एक्ट के अनुसार एक्ट अलग डिटेल दिया गया, सब स्टेट स्पेसिफिक एक्ट, किस स्टेट का बाउंड्री कहाँ तक होगा, कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, जो भी हो उनका अलग है। लेकिन उस
कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में सिर्फ मेंशन है कि कितने स्टेट इंडिया में, कितने यूनियन टेरिटरी हैं और उनका एक्सपेंशन कहाँ, ज्योग्राफिकल ये सब और उससे रिलेटेड जो एक्ट है वो एक्ट का नाम दिया होगा डिफरेंट स्टेट के लिए। शेड्यूल 1 टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरी वन। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, टू योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूं तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.and Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी है सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहां ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचो मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं जिनसे भी मांग रहा हूं, जो फी मांग रहा हूं, जो गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूं, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं, पैसे कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं।
तो ये QR कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी, ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।